चलिए। आ, क्या देख रहे थे जी हम लोग? एक आप दो क्लास तो हुआ है ना आप लोगों का पॉलिटी का। लास्ट में क्या बात कर रहे थे, तो बता सकता है कुछ? टाइप्स ऑफ स्टेट्स, राज्य की के प्रकार के बारे में देख रहे थे ना, कि राज्य का क्या क्या प्रकार होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में देख रहे थे, है ना। नया भी है आज क्लास में। फर्स्ट क्लास भी है किसी का? आपका? आपका भी है? क्या नाम हुआ? ताराचंद कुमार। क्या है ताराचंद जी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन? बीए है? बीए हो कंप्लीट हो चुका है? किस विषय के साथ? कॉमर्स? ठीक, बढ़िया। सौरभ? क्या है सौरभ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन? सेकेंड ईयर। किस विषय के साथ? हिस्ट्री ऑनर्स। तो बाकी सब लोग तो पूर्व परिचित ही आए थे, है ना। बाकी सब लोग परभाषी। आपका भी फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ, कर चुके हैं? पॉलिटिकल क्लास किए हैं? चलिए, ठीक है। तो हम लोग जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आप लोग डेमोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत कर चुके थे। ठीक है। साथ ही हम लोग ये भी बात कर चुके थे कि मोनार्की के टाइप्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, मिक्स्ड मोनार्की क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और साथ में टाइप्स ऑफ स्टेट देखे थे कि इंडिया कैसे पहले मोनार्कियल स्टेट में था, यानी कि राजतंत्र में था। राजतंत्र से इंडिया कॉलोनिकल स्टेट में गया, कॉलोनिकल स्टेट से इंडिया डोमिनियन में गया, और डोमिनियन के बाद इंडिया संप्रभु यानी कि सोवर्निटी रिपब्लिक बना। ठीक है। तो यहाँ तक के सारी बातें हम लोग कर चुके थे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, सारी बातें समझ में आई थी। चलिए, तो अब आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं कि संविधान, हमने जैसा कहा था कि आगे हम देखेंगे कि संविधान कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही जो हम लोग गणतंत्र की बात कर रहे थे, रिपब्लिक का बात कर रहे थे, तो गणतंत्र को मैंने आपको कहा था कि गणतंत्र क्या होता है। ये गणतंत्र जो है ये शासन की पद्धति है ना। सिस्टम ऑफ रूल जो है वो रिपब्लिक है। और लोकतंत्र क्या है? तो वो आइडियोलॉजी ऑफ रूल है, शासन की विचारधारा है। तो शासन की विचारधारा और शासन की प्रकृति, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। ओके। तो गणतंत्र में भी आप देखेंगे कि इंडिया चूंकि रिपब्लिक है, अमेरिका भी रिपब्लिक है, फ्रांस भी रिपब्लिक है। रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का डेफिनेशन क्या होता है? रिपब्लिक किसको बोलते हैं? क्लास में लिखाए थे ना? क्या? हेड ऑफ द स्टेट पोस्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जहां शासन का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, उसको रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है भारत में। अमेरिका में भी सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। फ्रांस में भी सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। तो ये सब क्या है? सब रिपब्लिक है। लेकिन शासन पद्धति अगर आप देखिएगा तो सब में अलग अलग है। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होता है, और फ्रांस में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, और दोनों के पास शक्तियां होती हैं। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते तो हैं, लेकिन शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं रहती। राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री कहता है। ठीक है। तो तीनों हैं तो गणतंत्र,
लेकिन तीनों के जो शासन पद्धति है वो अलग अलग। यानी गणतंत्र जो शासन पद्धति है, इसके अंतर्गत मुख्यतः आप 3 कैटेगरी को देख सकते हैं, है ना। 3 कैटेगरी को आप देख सकते हैं। 3 कैटेगरी इसका रिपब्लिक का क्या क्या हो सकता है। तो एक तो जैसे कि इंडिया में जो व्यवस्था है, तो भारत की व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है जी? भारत में कौन सा व्यवस्था है? भारत में जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रभु राज्य है भारत, है ना। रिपब्लिक सोवर्निटी स्टेट है। लेकिन व्यवस्था जो चल रही है, वो व्यवस्था का क्या नाम, जिस व्यवस्था से शासन होता है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। गणतंत्र के साथ भारत में जो व्यवस्था चल रही है, वो कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अमेरिका में कौन सा व्यवस्था है जी? अमेरिका भी रिपब्लिक है, लेकिन अमेरिका अपने रिपब्लिक के साथ कौन सा सिस्टम लेके चल रहा है? हा? इंडिया अपने रिपब्लिक के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके चल रहा है, और अमेरिका अपने रिपब्लिक के साथ कौन सा सिस्टम लेके चल रहा है? हम्म? हाँ, तो उसके यहाँ भी संसदीय हो जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रेसिडेंशियल। गुड। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अमेरिका में कौन सा सिस्टम चल रहा है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। यहाँ पर राष्ट्रपति होता है और सारा पावर इसी के पास होता है। इंडिया में चल रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अमेरिका में क्या चल रहा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, शासन की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और एक और देश है फ्रांस। फ्रांस भी रिपब्लिक है, लेकिन फ्रांस में कौन सा व्यवस्था है जी? फ्रांस किस सिस्टम में चल रहा है? फ्रांस का कौन सा सिस्टम है, किस सिस्टम में फ्रांस वर्क कर रहा है? फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, और दोनों के पास शक्तियां होती हैं। अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होता है, इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इंडिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर नहीं, इसलिए संसदीय व्यवस्था। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं और दोनों के पास पावर है, तो फ्रांस को कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। फ्रांस में क्या चल रहा है? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, फ्रांस में चल रहा है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसको कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय व्यवस्था का एग्जांपल इंडिया, अध्यक्षात्मक का यूएसए, और अर्ध अध्यक्षात्मक का फ्रांस। ठीक है, ओके। अब देखिए कि भाई ये व्यवस्था होता क्या है, ये इसमें क्या अंतर है, क्या होता है ये सब चीज। भारत ने अपना संसदीय व्यवस्था, भारत जब स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंसी हुई और संविधान बन रहा था, तो अब हुआ कि भाई हम कौन सा व्यवस्था अपने, हमने गणतंत्र पे एक्सेप्ट कर लिया, रिपब्लिक हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिपब्लिक के साथ हम कौन सी व्यवस्था को अपनाएं।
ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। तो हमारे पास उस समय यही 3 विकल्प खुले हुए थे। ये 3 विकल्प वर्ल्ड में दिख रहा था, कहीं संसदीय, कहीं अध्यक्षात्मक, कहीं अर्ध अध्यक्षात्मक। तो हमने सोचा हम कौन सा सिस्टम एक्सेप्ट करें, हम कौन से व्यवस्था को लेके आगे बढ़े। तो इसके लिए हमने तय किया कि हम क्या करेंगे, तो हम संसदीय व्यवस्था लेके बढ़ेंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास अमेरिका भी एक विकल्प के तौर पे था ही, क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली बन चुका था उस समय तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा देश कब आजाद हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड में 2 बड़े प्रमुख मतलब शक्तिशाली देश थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था था और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था था। ब्रिटेन पूछा जाए किस व्यवस्था का देश है, तो ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है। हमने संसदीय व्यवस्था कहां से लिया है? तो ब्रिटेन से ही लिया। तो अब हमारे पास 3 विकल्प थे लोकतंत्र गणतंत्र के साथ। या तो हम ब्रिटेन वाला संसदीय व्यवस्था ले सकते थे, अमेरिका वाला अध्यक्षात्मक व्यवस्था ले सकते थे, या फ्रांस का अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था ले सकते थे। तो हमने इन दोनों को नहीं लिया, हमने क्या लिया? ये लिया। मतलब कहां का सिस्टम ले लिया हमने? ब्रिटेन का ले लिया। ब्रिटेन का सिस्टम हमने क्यों लिया? ब्रिटेन का सिस्टम लेने के पीछे एक तो साधारण सा जो लॉजिक था वो ये था कि ब्रिटेन ने लगभग 190 साल तक हम पे शासन किया, और ब्रिटेन जो शासन किया था उसमें जो वो कानून बना के भेजता था, जो सिस्टम था, उससे हम पहले से परिचित थे। हम पहले से जान रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे कि संसदीय व्यवस्था में कैसे शासन हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम उसको सीख गए थे, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो अमेरिका वाला था, इससे हम शासित नहीं हो रहे थे, तो हमको पता नहीं था कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन कैसे होता। मतलब अगर इस व्यवस्था को अपनाते तो ये हमारे लिए एकदम से नया सिस्टम होता। अगर आप कहीं बाहर गए, बाहर में, और बाहर गए और वहां पर 2 तरह के लोग मिल रहे हैं ना। एक आदमी है, अगर आप मान लीजिए कि आप अमेरिका गए, ठीक है, तो अमेरिका में पहले से एक इंडिया का आदमी है और एक पाकिस्तान का आदमी है। तो आप पहले किससे परिचय करना चाहिएगा? इंडिया के आदमी से ना। क्यों? क्योंकि आप भी इंडिया के हैं, दूसरा भी इंडिया का, तो कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप पहले से उसको जानते हैं, वो आपके कल्चर को जानता है। चल जाइएगा पाकिस्तान वाला से दोस्ती करने, बम रख ले होगा बगले में, वो बम बांध देगा, कमर में उड़ा देगा, अपना उड़ जाएगा। सब बम वाला देश सब है ना, उसको जिम्मेवारी से पता नहीं है। इसलिए आप पहले प्रेफरेंस को दीजिएगा अपने देश के व्यक्ति। उसमें भी क्या हो जाए कि मान लीजिए कि इंडिया के ही 2 लोग मिले, एक मिल जाए तमिलनाडु का, एक मिल जाए बिहार का, पहले आप किससे दोस्ती करिएगा? बिहार वाले से, क्योंकि बिहार के कल्चर से आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। फिर अगला कोई व्यक्ति मिल जाए जो 2 व्यक्ति बिहार का ही हो, और एक आपके गृह जिला का हो, एक आपके दूसरे जिला का हो, आप किससे परिचय कीजिएगा? पहले गृह जिला से, क्योंकि वहां पे आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा बनेगी। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास विकल्प आया तो हमने सोचा कि 2 साल से लगभग हम पर कौन शासन कर रहा है? ब्रिटेन शासन कर रहा है। तो क्यों ना हम ब्रिटेन का ही सिस्टम यूज करें, क्योंकि ब्रिटेन के सिस्टम से हम पहले से परिचित हैं, तो उस सिस्टम को यूज करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सोचे करके हमने तय किया कि हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं थे। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था फ्रांस का था, और फ्रांस अभी कुछ खास अच्छी स्थिति में था नहीं, इसलिए हमने फ्रांस का सिस्टम को भी नहीं अपनाया, ब्रिटेन के सिस्टम को अपनाया। हालांकि इस तर्क के अलावे एक और सबसे बड़ा तर्क है कि संसदीय व्यवस्था जो होती है उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार के पास। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, एक जब चुनाव होता है तो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब 5 साल के लिए जब सरकार चुन ली जाती है तो 5 साल में अगर सरकार के पास बहुमत कम हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अब बहुमत कम कब कब होगा? मान लीजिए सरकार ने कुछ गलती कर दिया,
जनता के विरोध में कोई काम कर दिया तो सरकार के जो समर्थन में जो सांसद हैं उस अपना समर्थन खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को इस सिस्टम में हमेशा इस बात का डर रहेगा कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि सरकार बीच में ही गिर जाए। इससे क्या होगा, सरकार उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। आप कोई भी गलत काम करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने गलत कर दिया तो पुलिस प्रशासन आपका उपाय कर देगी, जेल में उठा के बंद कर देगी। इसलिए पुलिस प्रशासन ना भी करे, अगर कोई छोटे स्तर का ही आपने कुछ अपराध किया, कुछ गलती किया है, तो आपके माता पिता है ना आप पे कंट्रोल करने वाले। तो आपको पता है कि भैया अगर आप कुछ भी करिएगा तो उसका गलत इंपैक्ट आपके माता पिता पे भी पड़ेगा और वहां से भी आपका उपाय हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब आदमी के पास उत्तरदायित्व का भावना रहता है तो आदमी गलतियां कम करता है। तो इसलिए हमने ब्रिटेन के इस सिस्टम को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसमें सरकार को हमेशा जनता के जो आवश्यकता की चीजें हैं उसको ध्यान रखना होता है, और अगर उसको ध्यान नहीं रखेगी तो सरकार गिरने की संभावना रहेगी। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया कि इससे क्या होगा, संसदीय व्यवस्था से उत्तरदायी सरकार स्थापित होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित होगी। क्लियर है, समझ रहे हैं? अध्यक्षात्मक व्यवस्था से क्या होगा? अध्यक्षात्मक व्यवस्था से आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि इसमें बीच में सरकार गिरने का डर नहीं रहता है जी। जैसे कि अमेरिका में एक बार सरकार बन जाती है तो 4 साल तक सरकार चलती है, भले सरकार के पास बहुमत हो या ना हो, मतलब बीच में सरकार गिरने का डर नहीं होता है। तो जिसको बीच में सरकार गिरने का डर नहीं हो वो तो एब्सोल्यूट हो जाएगा ना, निरंकुश हो जाएगा, और आपको डर ना हो कि आपके गलती पर कोई आपको मार सकता है, पीट सकता है, आपके माता पिता आपको फटकार लगा सकते हैं, पुलिस प्रशासन आपको दंड दे सकता है, इस बात का आपको डर ही ना हो तो क्या होगा जी, फिर आप अपने मर्जी से कुछ भी करिएगा और फिर समाज क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप गलत काम कीजिएगा, आपको डर ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एक बार सरकार चुन ली गई तो 4 साल तक रहेगी, 4 साल में सरकार तानाशाह बन सकती है, इसका डर रहता है। इसके लिए यहां पर उत्तरदायित्व का अभाव है। यहाँ अस्थायित्व है, सरकार एक बार बन गई तो 4 साल तक चलेगी। हमारे यहाँ अस्थायित्व नहीं है, हमारे यहाँ सामान्यतः 5 साल है। अगर बहुमत नहीं रहा तो सरकार बीच में गिर सकती है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर चूंकि सरकार गिरने का चांसेस है, इसलिए सरकार जनता के खिलाफ कोई काम करने से डरेगी, और यहां पर सरकार गिरने का चांस ही नहीं है तो सरकार जो मर्जी सो फैसला ले लेगी। और भारत जैसा देश जहां पर अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच में अगर यहां पर क्या जरूरत है, उत्तरदायित्व जोड़ी है कि अस्थायित्व जोड़ी है? उत्तरदायित्व जोड़ी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हम अमेरिका का अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं, हम ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बात सब समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि व्हाई इंडिया चूज पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर इंडिया फ्यूचर? इंडिया के भविष्य के लिए भारत ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया? इसलिए चूज किया कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और हमें हमारे देश को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑप्ट किया कंपैरेटिवली परमानेंटेबिलिटी को, है ना। ठीक है, इसमें परमानेंट रहता है, अस्थायित्व है। यहाँ अस्थायित्व का अभाव है लेकिन उत्तरदायित्व है, यहाँ अस्थायित्व है लेकिन उत्तरदायित्व का अभाव है। तो हमें क्या चाहिए, उत्तरदायित्व चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो ज्यादा बेहतर राज्य का, समाज का निर्माण हम कर पाएंगे, है ना। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको जॉब करना है, आपको पढ़ना है, तना पढ़ रहे हैं जी, माता पिता के सपनों को साकार करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कोई टेंशन नहीं रहे, ये जॉब हो चाहे ना हो कोई नहीं, पिताजी का है 20 बीघा, है ना, उसमें से 3 बीघा बेच देंगे, बेच के जीवन काट देंगे, ये वाला अगर मन में आ जाए विचार तो कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा, है ना। 50 बीघा है पिताजी का, है ना, लंबरगिनी खरीदने का मन कर रहा है, आप भी किसी से वादा किए कि लंबरगिनी पे घुमाएंगे, तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप कहेगा कोई बात नहीं,
पिताजी वाला जो 50 बीघा उसमें से 20 बीघा बेच देंगे और खरीद लेंगे लंबरगिनी, घुमा देंगे। ऐसा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन पिताजी के पास कुछ नहीं, अपने पास कोई संपत्ति नहीं है। किसी को वादा कर रहे हैं कि लंबरगिनी तो खरीद देंगे, आईफिल टावर घुमाएंगे, ले चलेंगे पेरिस। वादा तो कर दिया, पॉकेट में पैसा नहीं है, पिता के पास संपत्ति नहीं है, फिर क्या करें? तो ऐसे में एक ही उपाय है कि पढ़े, पढ़ के अपने बड़े गोल को अचीव करे। अब बड़ा गोल अचीव करके फिर पैसा कमाए, और पैसा कमा करके अपने उन जो भी वादे किए उन वादों को पूरे करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी होता है, और रिस्पॉन्सिबल वही बनता है जिसको समस्या झेलना पड़ता है। हम लोग समाज में जब समस्या आता है, किसी किसी को दिक्कत आती है, तो क्या आदमी टूटने लगता है, बड़ा दुख हो गया, बहुत संकट हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसके जीवन में जितना समस्या, जितना संकट, वो उतना मजबूत व्यक्ति बनकर उभरता है। कि मजबूती आपको समस्या नहीं देती है। आराम से सब कुछ मिल जाएगा तो मजबूती नहीं आएगी। मजबूती तब आएगा जब हर चीज के लिए स्ट्रगल करेंगे आप, तब आप उसको महत्व भी समझेंगे कि महत्व क्या है। राम की हम सब पूजा करते हैं, मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? राम के बारे में क्या कहा जाता है? राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। अगर राम वन नहीं गए होते तो कोई पूजा नहीं करता जी। महाराजा रघु की कोई पूजा करता है, दिलीप की कोई पूजा करता है, दशरथ का कोई पूजा करता है? ये सब लोग तो राजा ही थे, दशरथ तो स्वयं उनके पिता ही थे। लेकिन कोई पूजा करता है जी? नहीं करता। राम की पूजा होती है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों? कि उस आदमी ने भड़ा हुआ राज्य छोड़ करके पिता के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास चुन लिया। आज जीवन में जिसने भी वनवास को झेला है वो भविष्य में बहुत बड़ा नाम किया है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। अकेलेपन से हम लोग डरते हैं जी, लॉनलीनेस से डरते हैं, यार अकेले हो गए, है ना, मामला बिगड़ गया, टूट गया, ब्रेकअप हो गया, होता है ना, ये सब अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ते हैं तो यार लगता है यार। लेकिन जिसने अपने अकेलेपन को जी लिया, जो अकेले रहना सीख लिया, जो वो पावर अपने अंदर जनरेट कर लिया। नहीं तो यहां क्या होता है, 2-4 दिन अकेले रहे, मन अलबल हो रहा है, फिर खोज रहे कि भाई अब कोई दूसरा कंधा मिल जाए। पहले वाले ने तो कंधा हटा लिया, अब दूसरा कंधा कोई और मिले, वहां पे अपना टाइम, पैसा, इमोशन सब बर्बाद करे, फिर कोई और मिले। क्योंकि परमानेंट शिप तो कहीं नहीं चलने वाला जी। हर जगह पे आपके थॉट्स प्रॉब्लम आएंगे, और जहां जहां थॉट्स प्रॉब्लम्स आएंगे फिर वहां पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। या तो आप स्वयं कर देंगे या सामने से कोई कर देगा। और फिर ऐसी स्थिति में आप सुधरेंगे नहीं। आप क्या सोचेंगे, कोई नहीं, उसमें गलती था, उसमें दिक्कत थी, अब हम कोई तीसरा खोज ढूंढते हैं। तीसरे वाले में भी कमी निकलेगी, तो 4-10 महीना निकलेगा ना, तो कमी वहां भी निकल लेगी। तो वास्तव में जीवन से सीखना क्या है जी? बैलेंस, संतुलन। हर जगह वो हर चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप संतुलन बनाना सीख लेंगे तो ठीक ठाक लाइफ निकल जाएगी। और अगर आप संतुलन बनाना नहीं जानते हैं, बैलेंस करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे में अनसेटिस्फैक्शन में लाइफ आपका जूझता रहेगा। असंतुष्टि के तरह आप जीवन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमने किसको महत्व दिया जी? हमने उत्तरदायित्व को महत्व दिया, और हमने संसदीय व्यवस्था को एक्सेप्ट किया। और यह व्यवस्था कहां का व्यवस्था है? ब्रिटेन का व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमने क्यों नहीं लिया पता है आपको? तो संसदीय व्यवस्था जो हमने लिया है, इसमें क्या होता है, इसमें शासन के 2 प्रमुख होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, शासन के 2 प्रमुख होते हैं। एक होता है रियल, हाँ, और एक होता है नॉमिनल, है ना। एक रियल और एक नॉमिनल। तो जो रियल होता है वो पीएम होता है जी। हम लोग यहाँ
और जो नॉमिनल होता है सो प्रेसिडेंट होता है ना। तो हमारे यहाँ होता वही है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, राष्ट्रपति उसमें अपना मुहर लगाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों होता है। देखिए हम लोग चूंकि ब्रिटेन से लिए हैं तो ब्रिटेन में ही दोनों होता है, प्रधानमंत्री और राजा। तो ब्रिटेन में राजा जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो हम लोग तो ब्रिटेन से लिए संसदीय व्यवस्था, लेकिन हम लोग गणतंत्र हैं तो इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। जैसे ब्रिटेन में राजा है वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, और जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है वैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। जैसे वहां प्रधानमंत्री सब कुछ करता है वैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। क्लियर है, बताइए समझ में। तो हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को लिया। ठीक है, अमेरिका के सिस्टम को नहीं लिया। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में एक ही प्रमुख होता है जी, और वास्तविक होता है ना। एक ही हेड होता है अमेरिका में, है ना, जो कि रियल हेड होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख होता है। और अमेरिका का एक ही हेड जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और यही रियल हेड होता है। यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में एक बार यदि कोई राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया तो 4 साल तक कंटिन्यू उस पद पर रहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति 2 ही बार लड़ सकता है, तीसरा बार नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम अगर अमेरिका में कोई आदमी राष्ट्रपति रह सकता है तो 8 साल तक, इससे ज्यादा नहीं। 4-4 साल पे चुनाव होता है वहां, और वहां पर बहुमत का मतलब एक बार चुनाव जीत गए आप, फिर आपके पास बहुमत रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 साल तक आप राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और वहां पे होता वही जो राष्ट्रपति चाहता है। ठीक है, ये अमेरिका का सिस्टम है। उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का अध्यक्षात्मक स्वरूप। ठीक है, यहां है सेमी प्रेसिडेंशियल। ये अब देखेंगे आईएएस के मेंस में यहां से बराबर सवाल बनता है। फ्रांस एकदम सबसे फेवरेट टॉपिक है आईएएस मेंस का, है ना। और यहाँ सिस्टम आप समझिएगा तो प्री में भी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं बीपीएससी कितना डाइवर्सिफाई हो रही है, लगातार बीपीएससी किस प्रकार से डाइवर्सिफाई हो रही है। तो आपको केवल फैक्ट्स नहीं होगा, ये सब अवधारणात्मक समझ आपको विकसित करना होगा। आप देख रहे हैं ना, पैराग्राफ में क्वेश्चन पीटी का पूछा जा रहा है, लंबे लंबे कोट्स लिखे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारे कोट्स को आप तभी सही कर सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जब आप सिस्टम को समझते हो। सिस्टम को बिना समझे अगर आप केवल आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, केवल शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं, केवल पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई खास मतलब नहीं है। और वैसे मेंस में आपको यही सब चीज पूछा जाता है ना, कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसे है और किस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रही तो फिर आप क्वालिफाई करने में दिक्कत होता है, समस्या होता है। क्लियर है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ का व्यवस्था है, फ्रांस का व्यवस्था। ठीक है, फ्रांस में क्या होता है जी, तो यहां भी शासन के 2 प्रमुख होते हैं। फ्रांस में भी, फ्रांस में वही होता है पीएम और प्रेसिडेंट, है ना, दोनों होते हैं फ्रांस में भी। लेकिन आप देखिएगा कि फ्रांस में उसके राष्ट्रपति के पास भी पावर है और प्रधानमंत्री के पास भी पावर, दोनों के पास पावर। फ्रांस में क्या होता है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी शक्ति का बंटवारा किया गया। फ्रांस में क्या स्थिति है, तो प्रधानमंत्री जो है ये इंटरनल काम देखेगा, यानी कि अगर जो फ्रांस का अंदरूनी काम जो है, यानी फ्रांस के अंदर उसका हेल्थ, उसका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, है ना, उसकी इकोनॉमी, फ्रांस के सीमा के भीतर जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो कौन लेगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री लेगा। मतलब कि फ्रांस के सीमा के अंदर अंदरूनी काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और एक्सटर्नली काम, यानी कि विदेश मामला, बाहर का जितना मामला सब होता है वो सब कौन देखता है, तो फ्रांस का राष्ट्रपति देखता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था,
तो फ्रांस से भारत कौन आया था? फ्रांस का राष्ट्रपति आया था, इमैनुअल मैक्रोन। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अगर कुछ बोलना होता था तो फ्रांस के राष्ट्रपति बोलते थे, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री का काम है फ्रांस के अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करना। अब फ्रांस के राष्ट्रपति का काम है फ्रांस के बाहर की स्थितियों को देखना। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? इंडिया में क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, अमेरिका में क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, और फ्रांस में क्या सिस्टम वर्क कर रहा है। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई समस्या? फ्रांस को अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था का देश कहते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है कि तीनों ही देश रिपब्लिक हैं। तीनों क्या है? तीनों रिपब्लिक है, तीनों गणतांत्रिक देश है, लेकिन तीनों के अंदर का जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ? क्या होता है? सब होता है, लेकिन उसका सारा एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो उसका राष्ट्रपति है। विदेश मंत्री होता है जो विदेश मामले में, अब राष्ट्रपति सब जगह तो नहीं जाएगा ना, हर छोटे मोटे इश्यू में राष्ट्रपति नहीं जाएगा, उसको रिपोर्ट करता है कि सर यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ हो रहा है, और जहां भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की मीटिंग होती है वहां पे पार्टिसिपेट करने जो जाता है वो फ्रांस का राष्ट्रपति जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तीनों के यहाँ गणतंत्र है, लेकिन तीनों की शासन व्यवस्था अलग अलग। ओके, क्लियर है? अब देखिए कि भारत जब गुलाम था, है ना, तो उसी समय हमारा ये प्रयास होने लगा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो, बने, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस जो है सो किया जाए और संविधान का निर्माण किया जाए। तो संविधान निर्माण के लिए जो प्रोसेस हमारा शुरू हुआ, तो उस प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, बाहर के देशों के संविधान का पहले अध्ययन किया, है ना। बाहर के देशों के संविधान में कहा जाता है कि भारत का संविधान लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के पश्चात बना है। अप्रोक्सीमेटली 60 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, स्टडी किया, और उसके स्टडी करने के बाद जो है वो हमारा संविधान बनके तैयार। ठीक है, तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, लेकिन उससे पहले ही हम ये देखें पहले कि संविधान बना कैसे। तो एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे आप सभी, भारतीय संविधान का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक कि भाई भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, ये आपको देखना है। तो भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ भाई, आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन किया गया वो किस तरीके से और किस प्रकार से किया गया वो आपको समझना है। पहला बात तो ये कि संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या दिक्कत होता, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो बता सकता है? संविधान ना होता तो क्या दिक्कत हो जाती? राजतंत्र से लोकतंत्र तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया था, गणतंत्र एक्सेप्ट कर ही लिया था।
कोई क्या बाकी लोग दर्शक दीर्घा में बैठने आए हैं जी? हाँ? है सबको पॉलिटी का क्लास है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ, है ना? बोलना है, यहाँ नहीं बोलिएगा तो आगे कैसे बोलिएगा? और कोई? हाँ, बराबर। संविधान क्या होता है? तो संविधान नियम कायदे कानून का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन, है ना, एंड एक्ट। तो नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए, संविधान, विधान मतलब नियम, अगर किसी भी चीज को अच्छा से चलाना है तो उसके लिए नियम होना चाहिए। अगर नियम नहीं होगा तो लोग अपने मन मर्जी से कुछ भी करेंगे। तो हर चीज, किसी भी चीज को अगर अच्छा से आपको चलाना है तो उसके लिए एक विधान होना चाहिए, मतलब कि एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो उसी नियम और विधान के तहत जो चलता है उसी को कहते हैं संविधान। तो देश जब स्वतंत्र हो रहा था, गणतंत्र हो रहा था, तो अब था कि भाई अब देश कैसे चले? किसी की मर्जी से चलेगा नहीं, किसी की मन मर्जी नहीं चलेगी। जैसे राजतंत्र में क्या होता था, मन मर्जी चलती थी। राजा को मन कर दिया आज ये करना है तो आज वो कर रहा है, राजा को मन कर दिया यहाँ जाना है जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हुआ कि नहीं? अब क्या होगा? तो संविधान होगा, संविधान में सारी चीजें पहले से लिखी रहेंगी। और चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का आम आदमी, देश के चाहे राष्ट्रपति हो या देश के कलेक्टर साहब हो, सभी लोग उस संविधान के अधीन हैं। कोई संविधान से ऊपर नहीं। सब लोग संविधान के अंदर रह करके उस नियम कानून को फॉलो करेंगे। तो किसी भी व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है, एक नियम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी एक नियम की आवश्यकता होती है, और उसी नियम के संग्रह को संविधान, बताइए समझ में? तो बेसिकली संविधान क्या है? नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। लिख लेंगे, संविधान क्या होता है? नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है? यानी कि नियम कायदा कानून के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो देश में अराजकता आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार में अगर नियम ना हो कि भाई बच्चों को माता पिता का सम्मान करना है, माता पिता को भी बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व का भावना रखना है ना, उनको पढ़ाना है लिखाना है। अब कोई माता पिता जो बचपन में बच्चा को चोरी करना सिखाए, जो पॉकेट मार ले, अभी कैसा परिवार होगा जी? कोई माता पिता सिखाए बच्चा को कि जा चोरी कर लो, चोरी करने का एक टेक्निक होता है, ऐसे करना है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई नियम नहीं है परिवार का। अब चोरी, जो जो परिवार चोरी करना सिखा रहा है वो सभ्य परिवार हो सकता है जी? परिवार तो सब ये है जो एक नियम रखे और वो अपने बच्चों को समझाए कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, समाज के उत्थान और समाज के मजबूती के लिए काम करते हैं। ये सब जो सिखाए वो ना परिवार है। या अलबल कुछ सिखा रहे वो परिवार है जी? तो परिवार नहीं मानेंगे, उसको तो परिवार नहीं कहेंगे। तो यहां पर यही चीज है कि किसी भी राष्ट्र को अच्छा से चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए होता है, और उसी नियम कानून के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो हमने भी सोचा कि जब देश स्वतंत्र होगा तो देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। देश किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, है ना?
तो इसके लिए हमने सोचा कि हम जब गुलाम थे तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम एक संविधान बना ले। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है वो देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जिसने संविधान की बात की या सबसे पहले संविधान लिखा भी? हाँ, कौन? संविधान सबसे पहले किसने लिखा? संविधान सबसे पहले किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव। हम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया या संविधान किसने लिखा? सबसे पहले संविधान का विचार दिया या दिखा, उसका नाम था हम्मुराबी। सबसे पहले संविधान नाम की डॉक्यूमेंट अगर किसने लिखी तो हम्मुराबी ने लिखी थी। और हम्मुराबी कहाँ का था? यूनान का था। यूनान का था। और ये किसका फ्रेंड था? हेरोडोटस का फ्रेंड था। हेरोडोटस जो इतिहास का फादर है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं, उसी का फ्रेंड था हम्मुराबी। हेरोडोटस भी एक किताब लिख रहा था, हिस्टोरी का किताब हेरोडोटस की है। और हम्मुराबी ने लिखा संविधान। और इसने ये इसीलिए लिखा ताकि किसी भी देश को, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश होगा, वो संविधान के माध्यम से चलेगा। तो संविधान सबसे पहले किसने लिखा? हम्मुराबी ने लिखा। या संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया? हम्मुराबी ने दिया। ठीक है, दिक्कत? तो इसको याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए कि जब यहां पर ये बात दी तो अब भारत में भी अन्य देशों में भी तो संविधान बन ही गए थे। अमेरिका का संविधान बहुत पहले बन गया था। अमेरिका आजाद कब हुआ था जी? कैसे आजाद हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? एनीबॉडी? 74 में। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को, नॉट 74। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। जी बिल्कुल। ब्रिटेन का ही गुलाम, ब्रिटेन नहीं गुलाम बनाया। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसकी घोषणा हुई स्वतंत्रता की 4 जुलाई 1776 को। तो इसने अपना संविधान लिखा, इसने भी 1789 में इसका संविधान लागू हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान। सबसे मतलब छोटा, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। ओके, तो हम्मुराबी ने संविधान का कंसेप्ट दिया, और हम लोग जब स्वतंत्र होने वाले थे, होने की विचार कर, तो हमने सोचा कि हमें भी अब संविधान बनाना चाहिए, संविधान के बारे में चीजें करनी चाहिए। तो आपसे एक सवाल पूछा सकता है कि भारत के संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार हुआ, या पहले प्रारूप को क्या कहते हैं? हाँ,
गुड। भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप है वो बिल्कुल तैयार हुआ था 1928, 1928 में। इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। ठीक है, 1928 में। और रिपोर्ट कौन सा था? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 में, क्या दिल्ली में, ठीक है, लाहौर में तो सुनते थे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1928 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है भारत के संविधान का पहला प्रारूप। क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि 1928 में ही भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे। साइमन कमीशन जो था वो 1928 में इंडिया आया। साइमन कमीशन को इंडिया आना कब था? देखिए, एक का एक्ट बन के आया था 1919 में ही। 19 में आया था भारत शासन 1919, है ना। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा भी उसको कहते हैं। तो 1919 का जो एक्ट आया था, इसमें कहा गया था कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे। ये 1919 के एक्ट में कहा गया। ठीक है, भारत शासन 1919 के अंतर्गत। और इसमें कहा गया कि हम देखेंगे कि भारत किस सीमा तक स्वतंत्र हुआ है, मतलब ये उत्तरदायी बनने के लिए तैयार है, तो हम 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे। इसी में कहा गया था, 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन भेजेंगे। वो कमीशन जाकर के भारत की स्थिति का मूल्यांकन करेगा, और अगर हमें लगेगा कि भारत की स्थितियां ठीक हो गई हैं तो हम भारत में उत्तरदायी शासन दे देंगे। ठीक है, ये घोषणा 1919 में की गई। तो कहा गया था कि 10 साल बाद, तो 1919 से 10 साल कितना हो जाएगा जी? 1929। कि 1929 में हम एक कमीशन भेजेंगे। लेकिन 1929 से पहले ही 1928 में ही एक कमीशन भारत आ गया, और 1927 में वो बन गया था ब्रिटेन। ऐसा क्यों हुआ? 10 साल बाद आना था, 10 साल से पहले ही क्यों भेज दिया? बात समझ में आ रहा है? पहले इसलिए भेज दिया क्योंकि 1919 में जब ये एक्ट आया था, उस समय ब्रिटेन में जो सत्ता में जो पार्टी थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी, और कंजर्वेटिव पार्टी भारत को आजाद करना नहीं चाहती। तो अब क्या था कि 1929 में चुनाव होना था। तो उनको लगा कि अगर कहीं चुनाव हो गया और चुनाव में हम हार गए, ब्रिटेन के चुनाव में अगर कहीं कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई, तो लेबर पार्टी आ जाएगी सत्ता में। तो लेबर पार्टी का शुरू से ये मिजाज था कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो उसको लगा कंजर्वेटिव पार्टी को कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और उसने अगर कमीशन भेज दिया, तो हो सकता है कि भारत आजाद हो जाए, या भारत को बहुत ज्यादा रियायत मिल जाए, बहुत ज्यादा छूट मिल जाए। इस डर से चुनाव से पहले ही 1927 में ही, ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बन गया ब्रिटेन में। कहां बन गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को बना दिया, जिसमें 7 लोग थे, और इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। है ना। जॉन साइमन जो था वो क्या था? अध्यक्ष था। और इसके अलावा और 6 लोग थे, तो टोटल इसमें 7 लोग थे। तो साइमन कमीशन कब बन गया जी? 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में बन गया, और उसको भारत भेज दिया गया। भारत कब आया ये? हाँ, गुड। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ गया, और सबसे पहले ये बंबई आया था, बंबई में उतरा था।
ठीक है। हाँ, ये जब आया था तब कंजर्वेटिव पार्टी वहां सरकार में थी, ठीक है, इसीलिए उसने भेज दिया। हालांकि चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी और लिबरल पार्टी सत्ता में आ गई थी, ऐसी बात का डर था इसको, इसलिए इसने साइमन कमीशन को पहले भेज दिया। ठीक है, तो समझ में आया कि 10 साल बाद आना था, लेकिन पहले ही क्यों आ गया? चुनाव के डर के वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये कमीशन इंडिया आया तो इसको सिफारिश करना था भारत के बारे में कि भारत की व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में। अब सोचिए कि आपके घर में कोई शादी विवाह का माहौल है, कोई भी फंक्शन, पार्टी फंक्शन है, आपके फूफा जी आके कहें कि लाओ एस्टीमेट हम बना देते हैं, तो एस्टीमेट अच्छा होगा कि खराब होगा जी? खराब होगा ना। उनको क्या पता कि आपके यहाँ कितना गेस्ट आने वाले हैं और आपके परिवार के लोग कितने हैं, कितना गेस्ट आएगा तो खाएगा, कितना बिन खैले जाएगा, ये आपको ना पता है। आप जितना क्या खाए होंगे उतना आपके यहाँ खाएगा, और जितना क्या खाली घूम के चल आए होंगे उतना घूम के चल जाएगा, ये आप ना जानते हैं। तो आपका ना एस्टिमेट बनाइएगा तो परफेक्ट आएगा। तो वही भारत के लोगों का आपत्ति था साइमन कमीशन पे कि इसमें 7 गो लोग था और 7 में से एक भी भारतीय नहीं, सब के सब अंग्रेज, सारे अंग्रेज थे। और सारे अंग्रेज थे तो ये सब अंग्रेज सब आकर के भारत के बारे में सिफारिश दे रहा था, तो ये कैसे सही होगा जी? सब तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए भारत में इसका सब जगह बहिष्कार होने लगा, विरोध होने लगा। और इसको चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे, सबका सब क्या था? अंग्रेज था। तो अंग्रेजवा सब क्या होता है जी? गोरा होता है ना। तो इसलिए इसको साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा जाता है, व्हाइट्समैन कमीशन। तो इस सब का सब क्या होता है? गोरा होता है। गोरा कैसे होता है जी आदमी? हार्मोन की वजह। कौन सा हार्मोन भाई? मेलानिन। ये मेलानिन वेस्ट इंडीज के आदमी सब के यहाँ कहीं से खत्म हो जाता है। हाँ? ब्रिटेन में क्या होता है? सब गोरा क्या होता है इतना? जो इक्वेटर। क्या होता है कि अब देखिए क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है ना। ये क्या कर देता है? 2 बराबर भाग में बांट देता है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक बार साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं कर्क रेखा, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 23.5 डिग्री साउथ है, इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये देखिए, ये ऐसा जोन है, ये जोन जहां पे हमेशा टेम्परेचर रहता है, ज्यादा गर्मी रहता है, हमेशा गर्मी रहता है। क्यों? क्योंकि सन का लोकेशन, या तो सन सन क्या होता है जी? 23 जून को सन कर्क रेखा पर चमकता है, 23 जून का 21 जून, 21 जून को क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए जून के महीना में हम लोग क्या खूब गर्मी रहता है। गर्मी क्यों रहता है? कारण यह है कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश हैं, और कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो गर्मी हम लोग क्या ज्यादा रहता है जून जुलाई के महीने में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो 21 जून को यहाँ पे चमकता है। यहाँ पर आप देखिएगा
जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पर सन 2 बार चमकता है, एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। तो यहाँ मार्च और सितंबर में चमकता है। तो मार्च में देखते हैं ना गर्मी कम रहता है, आज सितंबर में भी गर्मी कम रहता है। अभी उतना गर्मी है जितना कि अभी अब झेल के आए हैं। क्यों? क्योंकि सन यहाँ है, यहाँ होने की वजह से अब तो सन इधर जा रहा है। अभी देखिए दिन लगातार छोटा हो रहा है हम लोग के यहाँ। क्यों हो रहा है दिन छोटा? पहले 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता था, अब 5 साढ़े 5 होते होते अंधेरा होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि सन अब मकर ये नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में जाने की वजह से उत्तरी गोलार्ध से डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारा लाइटिंग जल्दी खत्म हो जाती है, शाम जल्दी हो जाता है। अब पहले शाम 7 बजे तक होता था, अब शाम कब हो जा रहा है? अब शाम 5 साढ़े 5 बजे तक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। अब देखिएगा 22 दिसंबर आएगा, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकेगा मकर रेखा पर, तब एकदम हम लोग यहाँ ठंडा रहता है खूब। क्यों? क्योंकि मकर रेखा साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य चला गया तो हम लोग यहाँ ठंडा हो जाता है, एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, 21 मार्च 23 सितंबर को कर्क यहाँ पर विषुवत रेखा पर, और 23 जून को 21 जून को यहाँ पर कर्क रेखा पर। तो पूरा का पूरा आप देखिए कि सन का मूवमेंट इसी के बीच में है ना, तो इसके बीच में तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। आज सबसे ज्यादा लाइट इसमें किसको मिलेगा? इक्वेटर वाले को, जो इक्वेटर के आसपास में होगा उसको सबसे ज्यादा लाइट मिलेगा। इसलिए इक्वेटर के आसपास में देखिएगा टेम्परेचर ज्यादा, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां क्या होगा? वहां पर काले लोग ज्यादा मिलेंगे। वहां पर मिलेगा शुद्ध मंगरैला, एकदम मंगरैल समझते हैं ना, लिट्टी चोखा में पड़ता है जो ना, लिट्टी ना जवाइन मंगरैल जानते हैं, कलक्का जो होता है। तो शुद्ध काला आदमी आपको कहां मिलेगा? शुद्ध काला आदमी आपको मिलेगा इक्वेटर के पास। पर कोनो क्रीम पाउडर काम नहीं करेगा जी, वो कितनो वाइटन लगा लेगा है ना, कितनो फेयर लवली लगा लेगा है ना, ना तो फेयर होगा ना लवली होगा, कुछ नहीं होगा है ना। कैसे कि यहाँ ज्योग्राफी का नियम है। हालांकि कुछ कुछ क्या, कुछ कुछ आदमी तो ज्योग्राफी का नियम गबड़ा देता है जी। अब जैसे आप देखिए इंडिया को, हम लोग का लोकेशन कैसे पड़ता है? तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे है ना। तो हमारा जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा मतलब कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, तो भारत का दक्षिणी हिस्सा इक्वेटर के नजदीक पड़ता है। हमारा भारत का तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु इक्वेटर के करीब वाला सबसे राज्य है, ठीक है। इसलिए आप दक्षिण भारत में देखेंगे कि काला आदमी ज्यादा दिखेगा। क्या है? यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर उठते जाइए तो भारत में ना शिमला है जी, हिमाचल प्रदेश, अब भारत में ना जम्मू कश्मीर है, वहां देखिए एकदम गोरा गोरा आदमी मिलेगा। उसको उसको जो है सो कोई क्रीम पाउडर लगाने का जरूरत नहीं है, ना उसको फेस वॉश लगाने का जरूरत है, और ना उसको वाइटन लगाने का, ना फेयर लवली लगाने का, और ना फेयर एंड हैंडसम, है ना। हाँ जी, क्या? हाँ तो मुरझा जी तो है ना। देखिएगा जो पहाड़ी इलाका का आदमी आए बिहार में रहे थोड़ा गर्मी के दिन में, देखिए तो उसका मुंह जो ही आएगा तहिया देखिएगा, और 10 दिन बाद देखिएगा इम्पैक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, झुलस जाएगा मुंह उसका, है ना। हम लोग का नहीं झुलसता है। क्या है? हम लोग हर टेम्परेचर में रहने वाला आदमी। बिहार ऐसा जगह है कि जहाँ पे हर टेम्परेचर हम लोग को मिलता है, सारा टेम्परेचर हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग ठंडा भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त भी बर्दाश्त कर, सब हम लोग झेलना जानते हैं। इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग क्या होता है? हम लोग हरमुटा होते हैं। हरमुटा समझते हैं? कुछ होगा तो रौदा जाएगा, है ना। धूप होगा तो हम लोग जाकर रह जाएंगे, ठंड होगा तो जाकर रह जाएंगे। कैसे कि हमारा बॉडी वैसा बन गया अपने क्लाइमेट के हिसाब से। हम लोग सब क्लाइमेट झेलना जानते हैं, है ना। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, या कुछ भी हो, है ना। लेकिन बाकी सबका देखेंगे तो उसका टेम्परेचर कहीं कहीं सेम टाइप का रहता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो इधर दक्षिणी जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर देखिए एकदम आप केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटका, इधर आपको क्या दिखेंगे? इधर काले लोग खूब दिखेंगे, है ना, बड़े स्तर पर दिखेंगे एकदम। और वहाँ कोनो काम नहीं करेगा, कोनो क्रीम क्रीम, है ना, कोनो फेस फास कुछ काम नहीं करेगा, है ना। सब जो है वो ज्योग्राफी का नियम है। कश्मीर वाले को कोनो क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है, वो एकदम ऐसे ही ठीक है, फिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे ही आप जब आप ऊपर जाइएगा तो अगर आप मैप पर देखिएगा या ग्लोब पर देखिएगा कि यूरोप कहाँ है, तो यूरोप 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है।
यानी कि कर्क रेखा के ऊपर है। तो हम लोग के ही देश में जो कर्क रेखा के ऊपर जो राज्य, उस सब में आदमी गोरा होता है। यूरोप तो एकदम में ऊपर है, 66.5 डिग्री के नजदीक में है, जहां पर एकदम मतलब टेम्परेचर मतलब कम रहता है। एक तो ऊपर से पोलर इलाका है, ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुव होने से टेम्परेचर कम, वहां बर्फ है, तो बर्फ होने की वजह से टेम्परेचर लो रहता है, ठंडा प्रदेश है। सन का एनर्जी पड़बे नहीं करेगा तो सब क्या होता है, धूप लगबे नहीं करता है, एकदम कम धूप लगता है, इससे ठंडा पड़ जाए। ठंडा पड़ने से स्किन जो होता है, स्किन एकदम सॉफ्ट होता है और गोरा होता है। कोई दिक्कत तो सब कोई क्रीम पाउडर लगाने का जरूरत नहीं है। क्रीम पाउडर हम लोग के यहाँ लोग लगाता है, खूब रगड़ रगड़ के मार, साबुन रगड़ के तो फेंक देता है सब। गहुआ में देखिए ना, कोई कोई काला काला कोई कौन लड़कवा है सब, है ना, उसको मन करेगा सुंदर बनने का ना, पूरा एकदम लगे कि लक्स लाइफ बॉय साबुन एकदम रगड़ के फेंक देगा, है ना। अब तो नया अब तो आदमी थोड़ा पढ़ लिख गया, तो डब होप साबुन सब आ गया, उस पर लिखल रहता है, गोरा कर देगा तुरंत, है ना। खूब रगड़ेगा, रगड़ के फेंकेगा, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि भाई तुर जोग्राफी खराब है। तो जिसका जोग्राफी गड़बड़ है उसको कोनो क्रीम काम करेगा, है। गर्मी के दिन में देखते हैं जी, पूरा एकदम क्रीम पाउडर सब लगा लेगा, है ना, और लगा के चल जाएगा शादी में, और ऊपर से पूरा पसीना, अब सब पाउडर मुंह में है कि नहीं, क्योंकि पसीना के माध्यम से वो कहाँ जाएगा, फिर ड्रेनेज है कहीं। अब ऊपर से जो मटेरियल आ रहा है इसका कहीं ड्रेनेज है जी, तो एक खुला ड्रेनेज है, कहीं से पानी निकलता है तो कहाँ गड्ढा खोजता है, तो पूरे पार्ट में गड्ढा कहाँ है, मुंह में है, तो पूरा आपका क्रीम पाउडर कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा, क्योंकि बाकी जो है नहीं, हाँ इधर से कहीं लुढ़क उड़क गया तो नीचे की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस सब का ज्योग्राफी अच्छा है, इससे सब गोरा होता है। गोरा होता है इसीलिए साइमन कमीशन में सब का सब गोरा था, इसीलिए उसको कहा गया श्वेत आयोग, व्हाइट्समैन कमीशन। और व्हाइट्समैन कमीशन इसको कहा गया, और व्हाइट्समैन कमीशन के थियरी पर ही ये काम अपना कर रहा था कि अंग्रेजों के वर्चस्व को कैसे स्थापित कर दिया जाए, वही सारा काम ही देखने का करने का काम कर रहा था। ओके, तो इसको जो है सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। किसको श्वेत आयोग कहते थे। भारत में इसका सब जगह विरोध हो रहा था। जब भारत में सब जगह विरोध हुआ तो ये भी भारत के आदमी को चैलेंज दे दिया, कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम आपको अच्छा शासन नहीं दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, तो आप ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमको बना के दे दीजिए जिससे आपके यहाँ का सब लोग खुश हो जाए, मान ले, तो हम आप ही का नियम मान लें। सब बहुत चालाक था अंग्रेजों से, वो सब जानता था कि भारत में तो अपने अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, ये लोग राय थोड़ा ना हो पाएगा एगो मुद्दा पर, ये लोग आपस में बढ़ जाएगा, उसके बाद हम अपने वाला थोप देंगे। यही हुआ भी। जब उसने ये ऑफर किया तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुआ नेहरू रिपोर्ट, कि भारत में क्या होना चाहिए और कैसे भारत को रखना चाहिए। इसी वजह से इसको कहते हैं भारत के संविधान का पहला प्रस्ताव, ठीक है। ये तैयार हुआ नेहरू रिपोर्ट। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ तो इससे बहुत से लोग खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं था? तो सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही खुश नहीं थे, जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। सुभाष चंद्र बोस भी खुश नहीं थे। कांग्रेस के जितना युवा नेता थे वो कोई भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन का मांग किया गया, डोमिनियन स्टेट का डिमांड किया गया। और हमने आपको बताया ही है कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर डोमिनियन स्टेट का डिमांड किया गया था। तो डोमिनियन स्टेट का चूंकि यहां पर डिमांड किया गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि डोमिनियन स्टेट का चूंकि डिमांड हुआ तो नेहरू जी से नाराज हो गए। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, पूर्ण स्वराज, जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रपोजल भी पास हो गया था पूर्ण स्वराज का। तो अब मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र और चाहे कांग्रेस के युवा लोग ही जो है वो खुश नहीं थे। इसके अलावा एक और आदमी थे तो बेचारे खुश रहबे नहीं करते थे कभी, है ना। उनका नाम है जिन्ना, है ना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी, वो कह रही थी कि ना भाई हम ना मनबो, है ना, हम ना मानेंगे एकरा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी। अब मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, उसके बाद हिंदू महासभा भी खुश नहीं थी। तो बहुत से लोग थे जो इससे खुश नहीं थे। अब अंग्रेजों को मिल गया मौका, ताकि हम बना रहे थे तो आप कह रहे थे कि हमारा वाला आपके हिसाब से नहीं हो,
तो हम आप ही को कह दिए कि आप बनाइए, आप बना दिए तो कहां आपका वाला आपके हिसाब से है? आप ही के लोग तो खुश नहीं है। अब बोलिए क्या किया जाए? इस प्रकार का प्रेशर हो गया इंडिया पर। अब जब इस तरह का चीज हुआ तो नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया जी। नेहरू रिपोर्ट को मान्यता नहीं मिली, लेकिन हाँ फिर भी भारतीय संविधान का पहला प्रारूप इसी को माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि भारत के संविधान का पहला प्रारूप क्या है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना। आगे चलिए। तो इसके बाद अब क्या हुआ? तो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट तो दे दिया था अपने सरकार को, तो उन्होंने एक कानून बना के भेज भी दिया था देश में। जो भारत शासन 1935 जो आया था वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ही आधार पे आया। लेकिन भारत के लोग अपना संविधान निर्माण या अपना संविधान सभा के मांग पर डटे हुए थे कि हम लोग अपना संविधान अपने बनाएंगे। तो इसी संदर्भ में जो भारत का के लिए संविधान सभा की पहली बार जिसने मांग की उसका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक है, एम.एन. रॉय लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की मांग भारतीय संविधान सभा की मांग सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की मांग सबसे पहले मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया था, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 में। हाँ, क्या विधानसभा कब बना था? 28 में। अब पहला प्रारूप आया था तो संविधान सभा तो नहीं बना था ना। संविधान सभा का पहली बार मांग किसने किया? और संविधान सभा का मांग क्यों किया गया? कि कोई संविधान सभा होगा उसी के द्वारा संविधान बनाया जाएगा, है ना। तो संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया 1934 में। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ये। ठीक है, और उन्होंने ये डिमांड की थी। इसके बाद हाँ ये बोलिए। नाम से लड़की लग रही थी। कहाँ कहाँ से लड़की आपको दिख रही थी? एम.एन. रॉय कहाँ से लड़की साउंड हो रहा था? हाँ, कि ख्वाब में नहीं ना डूबे हुए हैं आप? हैं? नाथ, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, आपको ये लड़का लग रहा है ना? उसमें नहीं भुलाना है, लड़का लड़की में, है ना। एम.एन. रॉय तो 1934 में इन्होंने इस बात का डिमांड किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा के बाद क्या हुआ था कि 1935 में पहली बार कांग्रेस ने 1935 में पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान सभा का मांग किया। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान सभा का मांग किया। ठीक है, कांग्रेस ने अपने मंच नहीं कि कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड किया गया, कुछ ऐसा नहीं था। कांग्रेस की संस्था थी उसके द्वारा पहली बार मांग किया गया 1935 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली डिमांड बाय द कांग्रेस फोरम इन 1935। ठीक है,
1935 में कांग्रेस के मंच से संविधान सभा का मांग किया गया था। ठीक है, मानवेंद्र दास ने 1934 में किया था, कांग्रेस ने 1935 में किया। मतलब अब लगभग ये सब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसी संविधान सभा के सहयोग और कोऑपरेशन से हम क्या करेंगे, तो संविधान बनाएंगे, भारत का संविधान उसके सहयोग और कोऑपरेशन से बनेगा। ठीक है, तो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, 1938 हरिपुरा कॉन्फ्रेंस। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ, तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में आप देखिएगा कि इसके हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहीं पर बनी थी नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमिटी। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही बना था राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमिटी। राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वहीं पर बनी थी राष्ट्रीय नियोजन समिति, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पूछा जाए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, एनपीसी। ठीक है, तो इसी में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसी हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। लिख लेंगे, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय इंडियन सिटीजन्स, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय इंडियन सिटीजन्स, फॉर्म्ड बाय इंडियन सिटीजन, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट एज फ्रेंचाइजी, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट एज फ्रेंचाइजी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, फ्रेंचाइजी, हाँ, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसका मतलब क्या है, मतलब है वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा, वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा। इसलिए वर्तमान में वोट देने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 18 वर्ष।
उस समय 21 वर्ष हुआ करता था। इवन आजादी के बाद भी 1989 तक, 1989 तक जो है वोट देने का आयु सीमा 21 वर्ष हुआ करता था। 1989 में संविधान में संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसके तहत वोट देने का जो आयु सीमा है वो 21 से घटा के 18 कर दिया। ठीक है, तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार या एडल्ट एज फ्रेंचाइजी का मतलब है कि वोट देने का एक न्यूनतम आयु सीमा। तो नेहरू जी ने कहा कि भारत का संविधान, क्या समझ में नहीं आ रहा? अधिवेशन, अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, तो नेहरू जी ने यहाँ पे कहा कि हरिपुरा अधिवेशन के अंतर्गत, जब वो राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थे, कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि कोई बाहर का लोग नहीं बनाएगा जी, है ना, और ये बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, कोई भी बाहरी सरकार या बाहरी देश का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट एज फ्रेंचाइजी। चुनाव के द्वारा जो लोग चुने जाएंगे वही लोग संविधान सभा में बैठेंगे और वही लोग संविधान बनाएंगे। ठीक है, ये बात नेहरू जी ने कही 1938 में। ठीक है, तो 1938 में जब नेहरू जी ने ये बात कह दी, है ना, तो लेकिन और हम लगातार संविधान का डिमांड तो कर ही रहे थे, लेकिन अंग्रेज हमारे इस डिमांड को सुन नहीं रहे थे और मान नहीं रहे थे। वो सोचते थे कि क्या संविधान बनाना है ना, गुलाम है, सब अपना रहेगा, लोग बना के भेज ही रहे हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आ ही गया था, लागू भी हो गया था देश में, तो वो इस मांग पर विचार नहीं कर रहे, है ना, हम लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके बाद आपको हर चीज स्वीकार करना पड़ता है। तो जब तक हम लोग ये सब डिमांड कर रहे थे तब तक तो ये लोग नहीं मान रहा था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि 1939 में शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 से, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां से स्टार्ट हो गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो अब ब्रिटेन को चाहिए था भारत का समर्थन, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन उसी फ्रंट पर जीता था जिस फ्रंट पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ी थी। भारत के जवान जहां जहां लड़े थे, अंग्रेज वहां वहां जीते। तो अब अंग्रेज सोचते थे कि क्यों ना इस युद्ध में भी भारतीयों का समर्थन लिया जाए, लेकिन अब हम लोग समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए अच्छा कुछ करेंगे, है ना, ये अंग्रेजों ने हमसे वादा किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके द्वारा किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इतना ज्यादा सारा सब जो चीज किए थे उसमें से कोई भी चीज वो लोग पूरा नहीं किया। मामला गड़बड़ था। वही बात अब फिर ही कह रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको सपोर्ट कीजिए और हम आप जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम सब ठीक कर देंगे, जो आप कहेगा वैसे कर देंगे, यानी वादा कर रहा था। तो वादा का क्या है जी, टूट जाता है ना। तो आप लोग हिंदी सिनेमा के गीत सुन सुन के तो याद कर ही लिए होंगे, वादा तो टूट जाता है ना। कितना बड़ा वादा हो, कोई भी अगर आपसे वादा कर रहा है कि ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक ठाक समझदार व्यक्ति अगर बन गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो वादा वादा पर ज्यादा खुश नहीं होना आता है। अगर कर रहा ना आपसे वादा तो उससे कह दीजिए कि भाई वादा करने का जरूरत नहीं है, तुमको मेरे लिए जो भी करना है तुम करो खुशी मन से। ये कहने का जरूरत नहीं है कि हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि अगर तुमसे नहीं हो पाए, तुम नहीं कर पाए तो क्या होगा, दुख होगा ना, पेन होगा। अरे लोग को दुख किस बात का होता है, ऐसे होता है कि भाई देखिए सामने वाला ने ऐसा कहा था, ऐसे कर दिया, ये कहा था, ये कर दिया,
तो अगर आपका किसी से कोई उम्मीद ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा, तो आप हर्ट भी नहीं होंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पे है? जहां पर आप उम्मीद लगा के बैठे हो। तो हमने अंग्रेजों से फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत उम्मीद लगाया था, इसलिए हमने बहुत उनकी मदद की थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम क्या थे? सहमे हुए थे, डरे हुए थे, है ना। तो इसलिए हम जो है इसका विरोध कर रहे थे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका समर्थन नहीं करेंगे। ये वादा वादा पे हमें भरोसा नहीं है कि जो वादा सब है सब क्या होता है, टूट जाता है ना। अब वादा जब टूट जाता है तो आदमी क्या होता है जी, प्रैक्टिकल हो जाता है ना। तो 4 लोगों को आप देखिएगा, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिए जिनका 2-3 को प्रोग्राम हुआ, दोनों तीनों प्रोग्राम फेल कर गए, है ना। ऐसे लोग होते हो, है ना, कि प्रोग्राम उनका बना, 2-3 प्रोग्राम और फेल हो गए। क्या होगा उसके बाद? उसके बाद आदमी थोड़ा मेच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको लगता है कि शायद यही नियम है। ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को आप देखिएगा अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस करिएगा, ऐसा होगा उनके साथ कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समस्या, तो उनको कोई बुरा नहीं लगता, उनको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उनके साथ तो इतना बार हो चुका है कि उनको लगता है कि ये ठीक ही बात है, ये तो होता ही है, ये तो पहले बार हुआ था, दूसरा बार भी हुआ था, तीसरा बार भी हुआ था, चौथा बार भी हो रहा है, तो क्या ही दिक्कत है, ये तो शायद नियम ही है। और जो चीज आपके नियम में आ गया वो चीज के लिए आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ भी वो हो चुका था। यहाँ पर अब लग रहा था कि अंग्रेज जो भी वादा करेगा वो तो पूरा होने वाला है नहीं, तो हम सोचे भाई तुम अपना देखो अपना युद्ध, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करने जा रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय ने भारत के किसी नेता से बिना पूछे ये अनाउंस कर दिया कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे साथ, बिना किसी से पूछे। भारतीय नेता को ये बुरा लगा क्योंकि हमने तो ऐसा कोई वादा किया नहीं था, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो 1935 के एक्ट पर 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। उन सभी प्रांतों की सरकारों ने, बिहार में भी चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो क्या किया गया कि सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया, सारे लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। जितनी सरकारें बनी थी सबने इस्तीफा दे, क्योंकि सबने देखा कि हमारे होने ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया भारत के लिए और हमसे पूछा तक नहीं गया। तो सरकारों ने इसका विरोध किया, इस्तीफा दे दिया, और सब जगह की सरकारों ने कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन नहीं करते, और किसी ने नहीं किया। और अंग्रेज इस बात पर तैयार हो गए कि हम भारत का संविधान बना दें। इतना दिन से जो हम डिमांड कर रहे थे वो हमारे डिमांड को सुन भी नहीं रहे थे, लेकिन जैसे उनका मैटर उधर फंसा उन्होंने हमारी बातें माननी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, तो 1940 में अंग्रेजों ने हमारे पास भेजा क्या, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रपोजल में क्या था, तो आपसे पूछा था कि पहली बार अंग्रेजों ने संविधान बनाने की बात कब स्वीकार की, किस डॉक्यूमेंट में स्वीकार की, तो अगस्त प्रपोजल में स्वीकार की। अंग्रेजों ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया अगस्त प्रस्ताव में कि हम भारत के लिए संविधान बना देंगे। लेकिन हाँ ये बात है कि संविधान बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। बोला कि संविधान बना देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब बना देंगे। यही तो दिक्कत था मेन। हम लोग जानते थे कि वादा कर रहा है डेयरी मिल्क खिलाएंगे, पगला लेकर तो कौन चीज, 1 रुपया वाला सेंटर प्रेस, है ना, उतने में मामला निपटा देगा। अब वादा किया डेयरी मिल्क वाला, है ना, तो सब जो झेल लिया उसको पता रहता है कि अच्छा भाई हम पहले देख लेंगे कि मैटर कौन सा है ना, डेयरी मिल्क है कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग तो देते थे कि ये सब झूठ बोलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, हमको कह रहा है कि हम संविधान बना देंगे।
और संविधान कब बना देंगे, कैसे बना देंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यह युद्ध भी शुरू हुआ, अब युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। और ये कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जो है सो संविधान बना देंगे। तो अनिश्चितता वाली बात हो गई ना, वही बात हो गया। चांद ला देंगे, तारा ला देंगे, तुम कहो तो ये कर देंगे, तुम कहो तो वो कर देंगे। भाई टाइम पे सब्जी ला दो, वो जरूरी है कि नहीं। बेसिक नीड्स पूरे होने चाहिए ना। ये तो पता है कि चांद तारा कोई ला नहीं सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है जी, दिक्कत है कि इस सब में ना लोग फंस जाता है कि नहीं। इस सब में सबसे ज्यादा कौन फंसता है, इस सब में सबसे ज्यादा लड़कियां फंसती हैं। उनको सतर्क रहना है। लड़का लड़का तो धोखाबाज होता है जी, लड़का तो वह सब करता है, भूत भूतलाना। बिल्कुल हम भी है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अरे हम तो नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट भी इस बात को मानता है। आप कोई मैटर आपका हो जाए, आ जाइए कोर्ट में, देखिए था जज साहब कहेंगे लड़की को बुलाइए, उससे पूछेंगे। लड़का सदर हम भी बताना, तुम्हारा नहीं तोड़ना चलता हो। जज साहब पहला मौका लड़की को देते हैं, उससे पूछते कि अच्छा बताओ, क्योंकि जज साहब को भी लगता है कि तो भोली भाली है, आई तो तेज है, ये इसको पाठ पढ़ाया होगा। आई सही बात है नहीं है। अब देखिए मतलब ये तो साइकोलॉजी का मामला है। अब जैसे कि कोई लड़का है, इसको कह दीजिए आप यार बड़े अच्छे लग रहे, बड़े स्मार्ट लग रहे, उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसको। तो लड़की है, उसको एक बार खाली कह दीजिए। लड़का सब शुरू कहां से करता है, यहीं से शुरू करता है। पहले बड़ाई करेगा खूब, अब बड़ाई करेगा, नहीं लो इतना पसंद, मजा हमरा तो अलग, हम बड़ा अच्छा लग रहे हैं। अरे भाई हम रोज तैयार होते हैं, आईना में देखते हैं अपना शकल, हम अच्छे हैं तो किसी ने अच्छा बोल दिया। अब कोई हमको अच्छा बोल रहा है, इस वजह से हम उसको अपना स्पेशल अटेंशन क्यों दे। हमको तो पता है ना कि हम अच्छा है जी, लेकिन दिक्कत क्या होता है, और उसको मालूम है, वो जानता है नब्ज, हम 2 बार अच्छा बोलेंगे, 3 बार से इसको आदत हो जाएगा अच्छा अच्छा सुनने का। हम रोज यह बतिया बोलेंगे, यह बतिया बोल के घबरा देगा मामला। उनको पता है। लड़का को इस बात से ज्यादा असर नहीं पड़ता है, उसको कह दीजिए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। घर में और दूध नहीं बोला था, मेरा भैया बोली थी, मेरी बहन भी बोली थी, आगे 2 और दोस्त बोला था, उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इज्जत की कोर्ट में जज साहब भी समझते हैं कि भाई। और देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये सत्य बात है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो इमोशन से ज्यादा सोचती हैं, मतलब थोड़ा इमोशनल ज्यादा होती है, तो इंटेलिजेंस थोड़ा कम यूज करती हैं, इमोशन ज्यादा यूज हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति, अगर कोई लड़का भी है और अगर वो इमोशन ज्यादा यूज कर रहा है, इंटेलिजेंस कम यूज कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन निश्चित है। अब कोई आप बहुत इमोशन वाले आदमी, कोई आके आपके सामने रो दिया, ऐसे हो गई वैसे हो गई, अब आप तुरंत उसके भावना में बह गए, बाद में मान चला ठग के गया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इमोशन को कितना कंट्रोल करते हैं। अगर आप इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाए और इमोशन के बेस पे निर्णय ले लिए, तो क्या होगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। बाद में पता चलेगा कि यार कोई नया बात कोई नहीं कहा था कुछ, है ना। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम जो कानून भी थे देश के, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, देश के कानून के बेस पर कानून ही ऐसे थे देश के अंदर में, और अभी भी ऐसा है। जैसे वो होता है ना कि भागने वाला प्रोग्राम सब बना लेता है, भाग जाता है ना लड़का लड़की सब कोनो कोनो। हालांकि पहले तो सबका जो करता है उसको धर के बढ़िया से पीटना चाहिए, बढ़िया से, है ना, दोनों बराबर का दोषी है। लड़कों ज्यादा पीटा जाता है, देहात से है, लड़कों ज्यादा पिटता है, लड़कियों पिटाती है जिसके घर वाला बड़ी मारता है उसको, है ना, उभर के वो अकेला मारता है। कहने का मतलब है कि हालांकि लड़का थोड़ा वो हरमुठा है, उसको 2-4 लाठी लगेगा तो बर्दाश्त कर लेगा, है ना, फिजिकल पावर ज्यादा होता है, लेकिन मेंटल पावर और इंटरनल पावर विमेंस में ज्यादा होता है, महिलाओं में, लड़कियों में ज्यादा होता है ना। पुरुष देखने में शक्तिशाली लगता है लेकिन एक्चुअल में शक्तिशाली नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेंथ, अंदर का पेन आप कितना बर्दाश्त करें। आपको थोड़ा सा हाथ कट गया ना, तुरंत हैंडी प्लस पे हैंडी प्लस मारना शुरू कर दीजिएगा, है ना, ब्लड निकल गया तुरंत जाके स्पंज खाइएगा कि भाई कमजोरी ना हो जाए। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। आप घर में अपनी माओ को देख लीजिए, आपको सर्विस देते वक्त, माने आपका सेवा करते वक्त माँ का हाथ कट जाता है, खाना बनाते वक्त हाथ जल जाता है, तो कितना बार दवा यूज करती होंगी जी, बहुत कम। और आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए, वही माँ आपके लिए दवा और वही माँ आपके लिए तमाम चीज लेके आएगी।
उसके पास इंटरनल पावर ज्यादा है, उसके पास इंटरनल पावर कम होता है। उसके पास फिजिकल पावर है ना, बॉडी वॉडी बना के घूमेगा एकदम, तो बॉडी बना के घूमेगा, इसलिए लाठी खाता है। कैसे कि लाठी बर्दाश्त करने का क्षमता, तो लाठी खाएगा, है ना। नॉर्मल रहेगा तो लोग लाठियां कम मारेगा, सोचेगा भाई एक दो उरे लग गया तो भाई काम घबरा जाएगा, है ना। लेकिन अब पूरा एकदम बॉडी वॉडी बनी ले, तो बॉडी बनी ले तो कहा बनी ले, अरे एक्चुअल चीज तो दिमाग में ना जी। अब पढ़ लिख के आईएएस बन जाइए ना, आ दुबला पतला रहिए, देखिए तो आप चलिएगा तो कौन बॉडी वाला आपके सामने आके खड़ा होगा? एक बार कलम हिलाइएगा, एक बार आदेश दीजिएगा तो सारा बॉडी वाला का हालत खराब हो जाएगा। तो वही सब आपका बॉडीगार्ड बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो मेन पावर कहाँ है? मेन पावर कलम में है, दिमाग में है, ब्रेन में है। उसको डेवलप करना चाहिए। उसको डेवलप नहीं करेगा सब जाके भोरे भोरे जिम में बॉडी बनाएगा, है ना, साइकिल चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, है ना, डिप्स मारेगा। क्यों? पावरफुल होने के लिए। अरे पगला, पावरफुल दिमाग को ना बनाओ। भोरवा जाके जो 2 घंटे वहां मेहनत कर रहा है, अपना छत पे जाओ, बैठ कर योगा कर लो 10 मिनट का, योगा कर लो, मूड फ्रेश हो गया, कंसंट्रेशन बन गया, पढ़ाई करो। पढ़ाई करके देखो, पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो गए तो जितना बॉडी बनाने वाला है सब तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूमेगा फिर। तो एक्चुअल पावर कहाँ है? ब्रेन में ना है जी, कलम में ना है। लेकिन दिक्कत है कि कम सबसे होता नहीं है। 5 बजे सुबह में उठ के सब जिम करने चल जाएगा, लेकिन 5 बजे उठ के पढ़ेगा नहीं। पढ़ना काम ज्यादा मेहनत का लगता है, और वहां जाके पसीना बहाना उसको मेहनत नहीं लगता है। तो जो वहां पसीना बहाएगा वो जीवन भर पसीना बहाएगा। आज जो सुबह उठ करके घर में बैठ के चुपचाप पढ़ रहा है, तो पूरा जीवन उसका एसी में या सर्विस में कटेगा, बढ़िया जगह पे कटेगा। क्योंकि योग्य बना लिया अपने आप को ना, अपने आप में क्वालिटी डाल लिया। और जिसके अंदर में क्वालिटी होगा उसका पूजा होगा समाज में। आज का समय तो वैसा ही है। अब समय वैसा नहीं है कि बस आप व्यक्ति हैं इस वजह से आपका सम्मान होगा, नहीं। आप में क्वालिटी होगा तो आपका सम्मान होगा, क्वालिटी नहीं होगा आपका ऑनर, आपका सम्मान नहीं होगा। तो यहां पर ये प्रपोजल आया, हमने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा नहीं, जब तक ये नहीं कहोगे कि कब बनाओगे तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगस्त प्रस्ताव को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो इस मैटर में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त ऑफर है, ये अगस्त ऑफर में पहली बार संविधान बनाने की बात स्वीकार की गई। क्लियर है? पहली बार ऐसा हुआ। अब हमने एक्सेप्ट नहीं करा, ये तो चलता रहा। उसके बाद फिर हमें मनाने के लिए 1942 में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। आगे लिखेंगे क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन 1942 में क्या था नहीं था, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? समझ में आया ना बात सब? ठीक है, फिर मिलते हैं।